तो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैंने लिखा है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने डिवाइड करना हो तो दो मेन तरह में उनको डिवाइड करते हैं, टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, कहीं जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्लासीफाई करने के लिए आएगा। आपको 4 एग्जांपल दिए होंगे, आपसे पूछा होगा विच अमंग दैम इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और विच अमंग दैम इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है इसको। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज properties which depends upon the quantity of matter, quantity of the matter contained in the सिस्टम। ठीक है, तो अब उसी तरह कोई भी डेफिनेशन है, हमें उसके कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है और डिपेंड करती है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। सो सिस्टम इज द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये मैंने आपको बताया था। तो ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। तो आपने याद रखना है, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज फॉर द सेपरेट पार्ट्स इनटू विच द सिस्टम में बी डिवाइडेड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई सिस्टम मतलब मास है, तो आपको बोला इस सिस्टम का मास कितना है, तो इन्होंने क्या बोला कि मतलब मास जो होगा वो सम होगा टोटल। जैसे 5 ग्राम प्लस पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो सम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सेपरेट पार्ट। ठीक है, तो उसी तरह वॉल्यूम है, जैसे एनर्जी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी है। तो उसके नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये आपने याद रखना है हमेशा, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली अपॉन द डिपेंड, बाकी सेम ही है डेफिनेशन का पार्ट यहाँ की तरह। डिपेंड किसके ऊपर करती है, ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द substance and independent of the amount of substance present in the system। ठीक है, तो इन्होंने बोला देखो एक्सटेंसिव में बोला विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इंटेंसिव में इन्होंने बोला विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। और यहाँ बोला हमने जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें जैसे कॉमन एग्जांपल क्या आ गया, जैसे टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया। ठीक है, और क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है। ठीक है, उसी तरह डेंसिटी,
सरफेस टेंशन, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, specific heat, etc. Specific heat, etc. These all are the intensive properties. तो ये आपने यहाँ से हमेशा आपको थ्रू आउट लाइफ, अब जब भी केमिस्ट्री का कोई पेपर देने जाओगे यहाँ से ये आपको पक्का पूछेंगे, एग्जाम्पल पूछेंगे या डेफिनेशन पूछ लेंगे कि विच मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन आपके पास दी होंगी और आपको पूछेंगे कौन सी ये इंटेंसिव की या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। तो याद रखना, एक्सटेंसिव मैंने क्या बोला, विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड डिपेंड्स अपॉन द किसके करती है, डिपेंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जैसे विस्कोसिटी अब दिख ही रहा है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है, तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करती है सब्सटेंस के। और ऐसा अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसके बाद है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द थर्मोडाइनमिक। तो थर्मो का मतलब है हीट, डायनेमिक का मतलब है मूवमेंट। तो हीट का मूवमेंट होता है जब किसी प्रोसेस में, तो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, ठीक है। व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब आप ऐसा कैसे मानेंगे कि सिस्टम एक स्टेट में था अब दूसरी में चला गया, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होती है, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम। जैसे एक स्टेट है वहाँ पे पर्टिकुलर उसकी टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन या जो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी उनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे वाटर है अभी आपने रखा हुआ है तो रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी वैल्यूज़ होंगी कुछ पर्टिकुलर। पर जब आप उसको हीट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। और हो सकता है अगर आपने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे ले गए तो उसकी कंसनट्रेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो अनदर स्टेट में चला गया, तो उसको बोलेंगे एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस वहाँ पे हुआ, ठीक है। देयर वॉज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस विच चेंज्ड द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो वो कैसे पता चला, क्योंकि उसकी जो पैरामीटर्स हैं या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। तो इसमें होता है सबसे पहले एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, थर्मल का मतलब हीट या टेम्परेचर, ठीक है। प्रोसेस आपको पता ही है जहाँ कुछ चेंज हो रहा। तो इन्होंने बोला कि कुछ जैसे आपने एक काम किया किसी सब्सटेंस के ऊपर या कुछ भी काम किया तो वन स्टेट से अनदर स्टेट में चला गया, पर वहाँ टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो सेम ही रही, ठीक है, उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन बोलनी है तो आप बोल सकते हैं व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ही आएगा, सॉरी। उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आइसोकोरिक, तो यहाँ पे भी देखो आइसो वर्ड वही है, आइसो मीन सेम, कोरिक का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। तो सॉरी, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो जिसका वॉल्यूम जो है मतलब कंसनट्रेशन, यहाँ वॉल्यूम था या ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी। तो जब आपने क्या किया, इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद देखो आप नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक बार आपको पता ही है, हम प्रेशर की जब बात करते हैं तो बार वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइसो का मतलब सेम और यहाँ पे क्या आ गया, बारिक का मतलब आ गया प्रेशर। तो इसकी हमने देनी हो डेफिनेशन, तो बोलेंगे इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। उसके बाद क्या आ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबैटिक, तो दो काम की जो चीज़ें हैं वो यही है ज़्यादा, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, ये याद रखना है। तो एडियाबैटिक में होता है व्हेन नो हीट
enters or leave the system. So this is called एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, तो एंटर और लीव द सिस्टम. अब मैंने आपको बताया था सिस्टम से बाहर जो पार्ट है वो सराउंडिंग है. तो बोलने का मतलब है कि वो सराउंडिंग के साथ कोई जो है हीट एक्सचेंज नहीं करता है. ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलनी है तो व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा. ठीक है, दो सिस्टम इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. तो याद रखना है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस है. एडियाबैटिक में मतलब हीट एंटर और लीव नहीं करेगी सिस्टम को, चाहे उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए. टेम्परेचर और हीट में कोरिलेशन नहीं करना है आपने कि सेम मतलब चीज़ है दोनों. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था गलती से. तो उसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मतलब वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेस. तो हमेशा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक आइसोथर्मल है और दूसरा एडियाबैटिक है. जब भी आप फ्यूचर में भी हम थर्मोडाइनमिक कंप्लीट करेंगे तो इनका बार बार रेफरेंस आएगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक. तो आपको डिफरेंस एकदम से क्लियर होना चाहिए माइंड में. और दूसरा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का. जैसे ही एक्सटेंसिव बोला तो आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर आ जानी चाहिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, और मैटर. तो उसी तरह इंटेंसिव दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस और वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे. ठीक है, और उस तरह आइसोथर्मल है एडियाबैटिक प्रोसेस है. उसके बाद है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर आपने समझना है तो फिर वो केमिकल इक्विलिब्रियम में वाली बात आ गई कि रिवर्सिबल में क्या हो जाता था कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट थे वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देते थे फिर से, और रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाता रहता था. और इरिवर्सिबल में क्या आ गया, जहाँ रिएक्टेंट रिएक्ट करता था तो प्रोडक्ट बनता था. तो अब यहाँ पे बात है थर्मोडाइनमिक की. तो यहाँ पे मतलब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को किस तरह डिफाइन करेंगे. तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ a process which is carried out infinitesimally slowly so that all changes occurring in the direct process can be exactly reversed and the system remains almost in a state of equilibrium at all times. तो इसको बोलने का मतलब है कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है कोई, उसको हम इतना स्लोली कर रहे हैं कि इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, बहुत ही स्लो, दैट ऑल चेंजेस मतलब जो धीरे धीरे उसमें मान लो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, हीट का चेंज आ रहा है, प्रेशर का चेंज आ रहा है, उसको हम एग्जैक्टली रिवर्स कर सकें किसी भी टाइम जब भी हम चाहें. ठीक है, सो दीज आर द रिवर्सिबल प्रोसेस. और इरिवर्सिबल में क्या होता है, विच डज नॉट मीट द अबव रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब हम इनफाइनाइटेसिमली स्लोली तो उसको करते ही नहीं है, और हम उसमें जो द्वारा जो टेम्परेचर प्रेशर कंसनट्रेशन की कंडीशंस हैं उनको द्वारा अटेन ना कर सकें. ठीक है, जो उसको आगे करती बार आई थी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, सो दीज आर द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे.